50, ये तो काफी बड़ा है। बहुत बड़ा। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और ये खास तौर पर ब्लैक बक यानी कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णमृग के अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प बात है इसके बारे में। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ की गुफाओं में ऐतिहासिक टेराकोटा पेंटिंग्स मिली हैं। मतलब प्रकृति के साथ साथ इतिहास भी। और जानवर कौन कौन से मिलते हैं यहाँ? यहाँ आपको सुस्त भालू, चीतल, नीलगाय, तेंदुआ और बाघ भी मिल जाएंगे। और हाँ, यहाँ 70 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी भी हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, इसका एक और नाम भी है ना? जी, इसे पंत वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। ये नालंदा जिले में है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। और इसकी लोकेशन भी काफी खास है। बिल्कुल, ये राजगीर की उन 5 प्रसिद्ध पहाड़ियों से घिरा हुआ है। विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और वैभवगिरी। अब एक बहुत ही खास अभयारण्य की बात करते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य। हाँ, ये वाकई में बहुत खास है। ये भागलपुर जिले में है और 1991 में स्थापित हुआ था। और ये पूरी तरह से गंगा नदी की डॉल्फिन के संरक्षण के लिए समर्पित है। जी, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पूरी दुनिया में जो लगभग 1500 गंगा डॉल्फिन बची हैं, उनमें से आधी यहीं पाई जाती हैं। आधी आबादी, ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये इस जगह को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बना देता है। अगला है भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। ये मुंगेर जिले में है। इसकी क्या खासियत है? इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। देखिए, यहाँ जानवर तो हैं ही, लेकिन ये अपने गर्म झरनों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। गर्म झरने जैसे भीमबांध, सीताकुंड और ऋषिकुंड। इन झरनों का तापमान पूरे साल लगभग एक जैसा बना रहता है। अब एक ऐसे अभयारण्य की बात करते हैं जो 2 राज्यों में फैला है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। आपने सही कहा, ये बिहार के गया जिले और झारखंड के कोडरमा जिले दोनों में स्थित है। और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ये एक तरह से एक संक्रमणकालीन क्षेत्र को कवर करता है। मतलब ये छोटा नागपुर के सूखे पर्णपाती वन और गंगा के मैदानों के नम पर्णपाती वनों के बीच का इलाका है। तो यहाँ दोनों तरह की वनस्पति मिलती है। अच्छा, तो यहाँ विविधता ज्यादा होगी। बिल्कुल, यहाँ हाथी, तेंदुआ और भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो ये तो हुए अभयारण्य। अब बिहार के रामसर स्थलों पर आते हैं, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिहार में अब 3 रामसर स्थल हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला है कांवर झील पक्षी अभयारण्य। जी, कांवर ताल ये बेगूसराय जिले में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और ये क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है, खासकर वो पक्षी जो यूरोप से आते हैं। और ये बिहार का पहला रामसर स्थल था। और हाल ही में 2 और जगहों को रामसर का दर्जा मिला है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक ही जिले में है। हाँ, दोनों जमुई जिले में है। पहला है नागी बांध पक्षी अभयारण्य। नागी बांध, जी, यह बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है और एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि क्षेत्र है। और दूसरा है नकटी बांध पक्षी अभयारण्य। यह नागी बांध से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। और ये भी मानव निर्मित है। हाँ, ये भी एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, जिसे अब रामसर स्थल का दर्जा मिल गया है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पक्षी और तितलियां पाई जाती हैं। कुछ और पक्षी अभयारण्यों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जैसे उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। ये पश्चिमी चंपारण जिले में है, मतलब वहीं जहां वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है। अच्छा, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ये भी एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है और यहाँ एक गोखुर झील भी है। इसका सबसे नजदीकी शहर बेतिया है। और एक और नाम है बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य। हाँ, ये वैशाली जिले में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और हालांकि एक पक्षी अभयारण्य है, पर यहाँ चीता, हिरण और भालू जैसे जीव भी मिलते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार की प्रमुख फसलें। जब हम बिहार की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? खेत, हरियाली, किसान। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये हकीकत है। बिहार की आप समझिए लगभग 3/4 आबादी की रोजी रोटी सीधे सीधे खेती से ही चलती है। हाँ, और राज्य की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसका भी लगभग 5वां हिस्सा, मतलब 20% इसी खेती पर टिका है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि गंगा के मैदान की उस उपजाऊ मिट्टी में ऐसा क्या खास है। बिल्कुल, और बिहार की कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले उसका कृषि कैलेंडर समझना होगा।
यहाँ की जमीन इतनी अच्छी है कि साल भर खाली नहीं रहती। मुख्य तौर पर 3 फसल ऋतुएं हैं। 3? हाँ, एक के बाद एक चलती रहती हैं। पहली है खरीफ। अच्छा, मॉनसून वाली। हाँ, वही। इसकी बुवाई जून जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर तक। इसमें वो फसलें होती हैं जिन्हें पानी बहुत चाहिए, जैसे धान, मक्का, बाजरा। दूसरी सबसे बड़ी फसल गेहूं आती है, साथ में चना, जौ, मटर, सरसों भी। और कटाई? कटाई मार्च अप्रैल में, गर्मी शुरू होने से ठीक पहले। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, अप्रैल से जून तक का। अच्छा। उसमें किसान एक और फसल उगा लेते हैं जिसे जायद कहते हैं। ये बहुत कम समय की फसल होती है, जैसे कुछ सब्जियां या पशुओं के लिए हरा चारा। एक तरह से बोनस फसल हो गई। बिल्कुल, बोनस फसल। तो चलिए इस कैलेंडर की सबसे बड़ी और सबसे अहम फसल यानी धान से शुरू करते हैं। बिहार में चावल तो मतलब संस्कृति का हिस्सा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बिहार की कुल खेती की जमीन में से लगभग आधे यानी 45% हिस्से पर सिर्फ धान उगता है। 45%? जी। इसके लिए जो माहौल चाहिए, मतलब गर्म और नमी वाली जलवायु और ढेर सारा पानी, वो बिहार में भरपूर है। और यहाँ की जलोढ़ मिट्टी तो धान के लिए वरदान है। ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये धान के लिए इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी वो होती है जिसे नदियां पहाड़ों से बहाकर लाती हैं। इसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। गंगा, गंडक, कोसी जैसी नदियां हर साल इस मिट्टी की एक नई परत बिछा देती हैं। तो ये एक तरह से नेचुरल खाद का काम करती हैं। बिल्कुल। इसीलिए गंगा के मैदानी इलाकों में धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि धान उत्पादन में रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जैसे जिले सबसे आगे हैं। ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इन जिलों में तो बारिश तुलनात्मक रूप से कम होती है। यही तो बिहार की कृषि का सबसे दिलचस्प पहलू है। इन जिलों में मानसून की बारिश शायद उतनी न हो, लेकिन यहाँ सिंचाई की एक जबरदस्त व्यवस्था है। सोन नहर प्रणाली। हाँ, सोन नहर प्रणाली ये अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। इन नहरों से सोन नदी का पानी खेतों तक पहुंचता है, तो पानी की कमी कभी नहीं होती। अच्छा, इसीलिए कम बारिश के बावजूद ये जिले बिहार के धान का कटोरा कहलाते हैं। एकदम सही। तो धान तो हो गई खरीफ की रानी, लेकिन जब धान कट जाता है तब आती है रबी की सबसे बड़ी फसल यानी गेहूं। इसकी कहानी तो धान से बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल अलग। जहां धान को पानी और गर्मी चाहिए, वहीं गेहूं को सूखी और ठंडी जमीन पसंद है। ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी फसल है। कितनी जमीन पर? लगभग 29% खेती की जमीन पर। इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। और उत्पादक जिले? यहाँ भी रोहतास का नाम तो है ही, लेकिन साथ में मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना ये जिले भी हैं। गेहूं उत्पादन में बिहार आज देश में 6ठे स्थान पर है। 6ठा स्थान? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। हमने धान और गेहूं की बात की, लेकिन एक और फसल है मक्का। मैंने सुना है कि बेगूसराय जिले को तो प्रदेश का मक्का का घर ही कहते हैं। हाँ, ये सिर्फ कहावत नहीं है। बिहार के लगभग 8% कृषि भूमि पर मक्का उगता है। और बेगूसराय की क्या कहानी है? बेगूसराय में किसान रबी के मौसम में, मतलब सर्दियों में, मक्के की एक खास किस्म उगाते हैं। अच्छा। और उसकी पैदावार दुनिया में सबसे ज्यादा है, अमेरिका और चीन से भी ज्यादा। क्या बात है! तो इस मक्के का होता क्या है? इसका बड़ा हिस्सा तो पोल्ट्री फीड बनाने वाली कंपनियों को जाता है, और अब सरकार एथेनॉल बनाने पर जोर दे रही है ना। हाँ, जैसे पेट्रोल में मिलाते हैं। बिल्कुल, उसके लिए भी मक्का एक जरूरी कच्चा माल है। तो इसने वहाँ के किसानों की आर्थिक तस्वीर ही बदल दी है। यानी परंपरागत खेती से आगे बढ़कर बाजार की जरूरतों के हिसाब से खेती। इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है नकदी फसल यानी कैश क्रॉप्स का। बिहार में ऐसी कौन सी फसलें हैं? बिहार में 2 बड़ी नकदी फसलें हैं, गन्ना और तंबाकू। पहले गन्ने की बात करते हैं। चीनी मिलों की वजह से ये तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत ज्यादा। बिहार में लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की खेती होती है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। राज्य के कुल गन्ना उत्पादन का 60% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ उत्तर पश्चिमी जिलों से आता है। 60% सिर्फ कुछ जिलों से, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और सिवान। ऐसा क्यों? क्या वहाँ की मिट्टी अलग है? मिट्टी और जलवायु तो है ही, लेकिन असली वजह है औद्योगिक ढांचा। इन जिलों में चीनी मिलों का एक पूरा नेटवर्क है जो दशकों से चला आ रहा है। मतलब जहाँ मिल होगी, किसान वहीं गन्ना उगाएगा। जाहिर